चुनाव एक ऐसी चुनौती है जहाँ पर लोगों का बहुत कुछ दांव में लगा हुआ होता है और चुनाव लड़ने की इच्छा रखनी भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब बात मुद्दों की आती है तो यहाँ पर देखा जाता है कि आज जो प्रत्याशियों की स्थिति है, लोग सिर्फ कहीं ना कहीं पर दिखावे के प्रोटोकॉल तक ही रह गए हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि पार्टी का जो प्रोटोकॉल होता है, लोग उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर स्वतंत्रता से काम करना चाहिए। जैसे सुरेंद्र पट्टा जी का कहना है कि अगर हमें मौका मिला तो वो पेंशन त्यागने को तैयार हैं और जो भी सैलरी मिलेगी इससे अपने खर्चे चलाएंगे और जो सरकार का पैसा आना होता है, जो भी जितने भी चाहे विधि विधान के अनुसार चाहे किसी भी तरह की राशि हो, उससे जो है तो सिर्फ और सिर्फ जनता का भला करना है। तो इस तरह की विचारधाराएं होनी भी चाहिए, क्योंकि आज देखा जा रहा है देश में जो है तो सिर्फ और सिर्फ पेंशन के पीछे लोग भाग रहे हैं। और आज तो जो देखा जा रहा है कि सांसदों की पेंशन अलग और वही जनप्रतिनिधि 2 पदों पर है अगर, तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें 2 पेंशन क्यों, जबकि सिस्टम ये होना चाहिए कि 1 नेशन 1 पेंशन। पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए, मेरा ख्याल से पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से गांव के लोगों को जब आप वृद्धा पेंशन देते हैं 1000 रुपया या 600 रुपये दे रहे हैं, तो आप भी 600 रुपये लीजिए ना। आप 600 रुपये लीजिए और गवर्नमेंट से मांग कीजिए, सरकार से, कि मैंने जन सेवा किया है, मुझे कोई कार्यालय में काम करने के अवसर प्रदान किए जाएँ। और वही 600 रुपये में लेकर और फिर कोई सरकारी दफ्तर में जनसेवा के लिए काम करे, तो हम जाने कि हाँ ये जनसेवक है कह के। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि एक बार विधायक सांसद बन गए तो अपना वर्चस्व बना लेते हैं, फिर उसके बाद वो सीटें ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनके लड़के आते हैं, और लड़के के बाद फिर लड़के आते हैं। जनता को तो गुमराह किए रहते हैं हमेशा, और जनता भी ये मान लेती है कि वो बहुत दमदार है, वो पैसा वाला है। कोई पैसा वाला नहीं है, जनता बनाती है उनको पैसे वाले। कल के जो साइकिल रिक्शा में चलने वाले लोग हैं, विधायक बन जाते हैं तो फिएट में चलने लगते हैं, फॉर्च्यूनर में चलने लगते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? ये जनता का ही ना पैसा है। कहीं ना कहीं तो आप जनता के हक को मार रहे हो, जनता के हक को खा रहे हो, तभी तो आप फॉर्च्यूनर में चल पा रहे हो। लेकिन विधायक का जो 1.5 लाख रुपया की जितना भी उसको पेमेंट है, उसमें आप फॉर्च्यूनर कैसे खरीद सकते हो? कहाँ का पैसा है वो? अधिकतर लोगों को हमने विधायक और सांसदों को देखे हैं, सबसे पहले वो अपना ऐशो आराम और सुख सुविधाओं पर खर्च करते हैं और उन्हीं के लिए पैसा कमाते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए। ये सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि अब तो नए युवकों को सामने आना चाहिए कि सब कुछ पेंशन। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो नहीं चाहते कि मेरे को वो मिले, इतना पैसा कमाऊंगा, ये करूंगा। तब तो आप चाहते हैं ना, जब बेरोजगार होते हैं तब तो ये चाहते हैं कि मेरी बेरोजगारी दूर हो जाए, मेरे को सिर्फ सैलरी, मेरे जीवन यापन चले। तो आप इसको भी सोचिए ना। ये तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है राजनीति में, जनसेवा। तो जनसेवा कीजिए और आप भी उसी तरह से लीजिए। मैं सभी विधायक सांसदों से अपील करता हूं कि आप लोग भी उसी तरह से लीजिए पेंशन, जो वृद्धा पेंशन गांव के लोगों को मिलता है 600 रुपया या 1000 रुपये, जो भी सरकार उसको निर्धारित किया है। कुल मिला के आपका कहना है कि जिस तरह लोग अपना जीवन यापन करते हैं वैसे आप भी करिए। बिल्कुल, आम आदमी की तरह सभी सांसद विधायकों को भी 5 साल के लिए आपको काम करने का अवसर दिए हैं, जनता ने दिया। आप काम कीजिए, फिर अगर आपको जनता नहीं चुनती तो आप आ जाइए फिर से और जनता की तरह वो कीजिए। पेंशन 50-50, 60-60 हज़ार एक व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? किस बात का पेंशन मिल रहा है? आप जनसेवा करने गए थे कि वहाँ पर आप नौकरी करने गए थे? 5 साल में आपको 50-60 हज़ार रुपया पेंशन मिलना चाहिए क्या? और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चुनावी तर्क वितर्क की एक कमान संभाल रखी है। और यहाँ पर चुनावी तर्क वितर्क में हम क्षेत्र से जुड़ी हुई वो हर समस्या और ख़ास तौर पर राजनीतिक दलों से और वो कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं पर चुनाव लड़ने की अपने मन में एक इच्छा मन में इच्छा तो रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जाहिर नहीं कर पाते। साथ ही साथ जो है तो क्षेत्र का कितना विकास हुआ और कितना विनाश हुआ। इसके साथ इस विधानसभा यात्रा का एक सीधा और साफ़ सुथरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो विकास कार्य हैं और यहाँ पर की जो क्षेत्र की स्थितियाँ हैं और राजनीतिक स्थितियाँ, विसंगतियाँ और जो भी यहाँ पर के कायाकल्प है, उनको सभी को लेकर के चलिए कुछ खास चर्चाएं करते हैं। हमारे साथ आदिवासी नेता सुरेंद्र पट्टा जी हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीतिक मौजूदा हालात क्या हैं, इस पर आपका क्या तर्क होगा? विश्वकर्मा जी नमस्कार, और इसके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की स्थिति में मौजूदा हालात देश की और कहा जाए तो हमारा जो अनूपपुर क्षेत्र है, यहाँ का तो बहुत ही पुअर कंडीशन है। क्योंकि हम जिस ओर जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, न तो अभी बरसात के समय में उनको चलने के लिए रोड सड़क है और ना ही बच्चों को स्कूल जाने में उतना पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं हैं। कई जगह पैर कीचड़ में धंस जाते हैं, उसके बावजूद भी ग्रामीण बच्चे स्कूल जाते हैं। अब ये राजनीति में जो
जनप्रतिनिधि हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा आने वाली पीढ़ी है जो शिक्षा है उसको अच्छा व्यवस्था देने के लिए हमको पहले तो सड़क की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। अभी पेयजल की भी व्यवस्थाएं नहीं है। अभी लोग बरसात में कुएं के पानी पी रहे हैं जो सीधे शरीर पर असर करता है और सर्दी जुकाम बुखार इन सब चीज़ों से लोग अभी गांव में ये चल रहा है और कई जगह गड्ढों में पानी भी रुकता है जिससे मलेरिया वगैरह कई चीज़ें हो है। तो मैं आज की स्थिति पर चर्चा करना चाहूँगा थोड़ी गहराई से। राजनीति में लोग सिर्फ उसको व्यवसायीकरण कर चुके हैं। बांध बनते हैं, तालाब बनते हैं, वो सिर्फ कमीशन के तौर पर बनते हैं कि जनप्रतिनिधि को कमीशन चाहिए और काम होना चाहिए चाहे जैसा भी हो, उसमें पानी रुके ना रुके, सिंचाई के लिए सुविधा हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो इस समय का जो वर्तमान में चल रहा है कमीशन चल रहा है, बीजेपी की खास करके अभी यही चल रहा है। मैं एक बात और जानना चाहूँगा आपसे कि अनूपपुर ज़िले को लेकर के जहाँ पर आज आप स्थितियाँ जो देख रहे हैं, बेरोज़गारी का आलम है, धीरे धीरे जो रोज़गार का के जो साधन संसाधन तो कहीं ना कहीं पर बहुत अब धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। और रोज़गार के लिए जो है तो आप लोग कैसा प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग विपक्ष की भूमिका में होते हैं जी, तो कैसा प्रयास होगा आप लोगों का? देखिए अगर हमारी सरकार आती है और ख़ासकर यदि हमको मौका मिलता है तो जितने भी यहाँ मोजरवेयर है, कॉलरी है या अन्य प्राइवेट सेक्टर हैं, उनमें हम ये चाहेंगे कि हमारे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको रोज़गार मिले, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएँ और उनको रोज़गार मिले और हमारे यहाँ के लोग सिर्फ मजदूरी करें। ये ट्राइबल और आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं लोग, सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ रोज़गार का जो अवसर है वो बिल्कुल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ले लीजिए चाहे शहरी क्षेत्रों में ले लीजिए, जितने लोग हैं यहाँ पर बाहर से आए हुए लोग हैं और वहीं जो सरकारी जॉब कर रहे हैं वो हैं, और जो कुछ संस्थाएं खोले हैं वो सब बाहर से आके और अपने लोगों को भरे रहते हैं और यहाँ के लोग सिर्फ मजदूरी करते हैं उन जगहों में, बाकी उनको कोई रोज़गार का कोई अवसर नहीं। आपकी सरकार यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने एक योजना बनाई, मनरेगा जैसी योजना, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हों या नगर पालिका क्षेत्रों में भी जो है तो पहले रोज़गार के साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाते थे, खासतौर पर मजदूरों के लिए, जहाँ पर कुछ मजदूरी वेतनमान जो है तो तय किया जाता था। आज वो योजनाएं किस तरह से चल रही हैं, आप क्या देख पा रहे हैं उन योजनाओं को लेकर के? मनरेगा की योजनाएं तो एकदम पूरी से बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। क्या है कि मनरेगा में तो ऐसा है कि लोग अब गांव के लोग काम करने के लिए भी राज़ी नहीं है। इसलिए राज़ी नहीं है क्योंकि वो मनरेगा का पैसा इतना लेट आता है कि वो लोग यहाँ के लोग ऐसा है कि रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाले। अब इनकी ये अगर मान लो 6 महीने बाद पैसा आएगा तो 6 महीने के में तो मर जाएंगे ना मनरेगा में काम करके। सरकार को भी ये चाहिए कि वेतन भुगतान जो मजदूरी भुगतान है वो तो जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए मजदूरों का भुगतान। तो पंचायत के लोग भी उसको लटकाए रहते हैं लोगों को, इसलिए मनरेगा में करने के लिए भी तैयार नहीं है। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कि गांव के लोगों को कैसे हम रोज़गार मुहैया करा सकें और तत्काल उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। अनूपपुर ज़िले का विकास कार्य, अनूपपुर ज़िले के विकास कार्यों को लेकर के आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक गाथा जो वाकई में समझ में आ रहा है? देखिए 2003 में हमारा अनूपपुर ज़िला बना हुआ है, लेकिन अनूपपुर ज़िला बनने के बाद यहाँ का विकास कुछ बिल्कुल नहीं है। आज भी अनूपपुर गांव की तरह है जैसे पहले था। 4 बिल्डिंगों के बन जाने से विकास उसको नहीं कहते। ये 2 सड़क बन जाएंगे तो सीसी रोड बन जाने से विकास नहीं होता है। गांव के लोग आज भी मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो प्रॉपर यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके पास बिल्कुल रोज़गार नहीं है जिला बनने के बावजूद भी। जबकि जिला बनने के बाद हर व्यक्ति को, यहाँ का मूल निवासी को ये आशा थी कि जिला बनने के बाद यहाँ कई सारी चीज़ें, रोज़गार के अवसर खुलेंगे और हमको रोज़गार मिलेगा और हमारा विकास होगा, हमारे बच्चों का शिक्षा उन्नति होगी। तो आज तो अब देखिए इतनी महंगाई बढ़ गई है कि आज अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ अनूपपुर की। तो अनूपपुर का विकास कैसे हो पा रहा है? कुछ नहीं है, अनूपपुर जीरो है बिल्कुल। आप क्या मानते हैं आगे की राजनीति कैसे होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए जिससे वाकई में जो है तो क्षेत्र का, जिले का जो है तो विकास हो सके? मैं तो खुले तौर पे सभी से कह रहा हूँ, सभी राजनेताओं से, अगर आप में वो हिम्मत है कि राजनीति में आने के बाद आपके पास जन सेवा करना है, आपको राजनीति को आप जन सेवा का कहते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। उस सैलरी के आधार पर आप काम कीजिए और उसके बाद आप पेंशन किस बात की लेते हैं? यदि अब 5 साल के बाद विधायकों को पेंशन मिलता है, सांसदों को पेंशन मिलता है, तो ये तो अतिरिक्त बोझ जनता के ऊपर जाता है ना। ये क्यों होना चाहिए? ये होना ही नहीं चाहिए। पेंशन बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए।
मैं तो ये चाह रहा हूँ सरकार से, और मेरा ये सुझाव है कि राजनीति में आने के बाद हम टोटल जनसेवा करेंगे, और यदि सरकार मुझे ऐसा मौका देती है, कोई पार्टी या जनता मेरे को अगर अपनी प्रतिनिधि चुनता है, तो मैं जनता के पास रहूँगा, जनता के वो रहूँगा। मैं लिख के दे दूँगा कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, ना ही हम पेंशन के भरोसे। आपने मेरी 5 साल के लिए मेरे बेरोजगारी दूर कर दे रहा है, मेरे को सैलरी मिल रहा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए पर्याप्त है। और जो आता है आप लोगों के विधायक निधि के आता है, संसद निधि के आता है, उन तमाम चीज़ों को आपके ऊपर, जनता के ऊपर खर्च करने की आवश्यकता है। उनको कैसे विकास मिल सके, कहाँ शिक्षा में क्या कमी आ पा रही, कहाँ रोजगार हमको देना है, कैसे इनका और उत्तम रोजगार इनको हम दे सकें, इन सब चीज़ों पर हम प्रयास करेंगे। और आगे इसी तरह से मैं आशा करता हूँ कि सभी राजनेताओं को यही करना चाहिए। चलिए, आपने अच्छा कहा कि भाई पेंशन हम जो है तो त्याग रहे हैं, तो क्या बाकी नेता त्यागेंगे? दूसरा, यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या तर्क होगा? क्या आप मानते हैं कि सब कुछ बेहतर है? नहीं, अनूपपुर का शिक्षा तो मैं नहीं मानता कि बेहतर है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक तो बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि अभी जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो बीएड डीएड के तहत हुई है और एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं। ये इसमें शंका की बात नहीं है कि शिक्षकों में कोई कमी है। शिक्षक बहुत अच्छे हैं, शिक्षकों में कोई कमी नहीं है। अब सरकार उनको कैसे मुहैया करा पा रहा है, उनको कैसे गाइडलाइन दे रही है, वो कैसे उत्तम शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज भी लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जबकि कुछ भी पढ़ाई नहीं है। मैं भी तो देखा यहाँ के बच्चों में कि सरकारी स्कूल के बच्चों में और फिर प्राइवेट स्कूल के बच्चों में कंपेयर किया जाए तो सबसे बेहतर सरकारी स्कूल के ही बच्चे हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ एकलव्य स्कूल के वहाँ 5 लड़कियाँ इस बार बालिकाएँ नीट के एग्ज़ाम फाइट की हैं और 4-5 लड़के जी के वो किए हैं। तो हम इसी तरह से आशा रखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भी बेहतर शिक्षा हो, और इसकी गाइडलाइन तो सरकार ही कर सकती है। और जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों की क्या व्यवस्था है, कैसी शिक्षा नीति चल रही है, इन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, एक सवाल और भी है। अभी तक हमने जितने लोगों से सवाल किया है, खासतौर पर जिनके अंदर कहीं ना कहीं पर चुनाव लड़ने की इच्छा है जी, चुनाव लड़ने के साथ मैं अगर ये कहूँ कि अगर आपको कांग्रेस पार्टी जी, एक मौका देती है तो आप जनता से भी क्या उम्मीद करते हैं, और किस तरह से जो है तो आप आने वाले समय पर कार्यकल्प को चेंज करेंगे? देखिए, मैं राजनीति को तो पूरी तरह से बदलना चाह रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे ये कह चुका हूँ कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए। वो सैलरी इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए वो सैलरी मेरे को आवश्यक है। और आपने मेरे को 5 साल के लिए मेरा बेरोजगारी दूर कर दे रहे हैं, जो मेरे को मतलब जनता दे रही है। वो पैसा कहा जाए तो विधायक को जो वेतन मिलता है वो जनता का ही पैसा है, और जनता मेरे को अगर चुनती है और जनता मेरे को अगर सैलरी दे रही है तो मैं जनता के लिए बखूबी काम करूँगा और बहुत अच्छे से काम करूँगा। एक नई लहर के साथ मैं काम करूँगा, और शिक्षा और रोजगार जो लोगों को मैं गांव-गांव में रोजगार देने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मुहिम भी चल रहा है कि मेरा गांव मेरा बाजार। और मैं गांव के लोगों को मैं प्रेरित करता हूं कि आप अपने गांव में ही खरीदारी करें, अपने गांव में ही बाजार लगाएं, आप बाहर से न खरीदें। क्योंकि उससे क्या है, हमारे जो स्वसहायता समूह है की महिलाएं हैं उनको भी प्रेरित करता हूं मैं कि आप लोग जो गवर्नमेंट से आप लोन लेते हैं उसको गाँव में अपना दुकान खोलें और वहीं अपना रोजगार का अवसर ढूँढें, और उससे बेहतर भी अवसर खुलेंगे। क्योंकि गांव का सारा पैसा बाज़ार में चला जाता है। हम चाह रहे हैं कि गांव के लोगों को भी पैसा मिले और गांव के लोगों का विकास हो। महिला पुरुष दोनों के लिए हम ये चाह रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा कि अभी सरकार चाहे किसी की भी रहे, देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम देख रहे थे, और आज भाजपा की सरकार है तब भी लगातार कई वर्षों से भाजपा की सरकार है। जैसे चुनाव का समय आता है सारी योजनाएं चालू होना शुरू हो जाती हैं, कई योजनाओं को जो है तो लॉन्च किया जाता है, और भूमि पूजन खासतौर पर बड़ी तेज़ी से हो रहा होता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी हैं वो तो झोले में नारियल लेके चलते हैं। वो जहाँ पाए वहीं एक घोषणा करना है और तुरंत एक नारियल फोड़ना है। लेकिन मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप घोषणाओं को उतना ना करें, क्योंकि जनता भली भांति समझती है। आप जनता के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, आप उनके विकास के लिए बेहतर सोच क्या रख सकते हैं, उस सोच को तो कोई लॉन्च करता ही नहीं है। कोई कहेंगे कि नहीं, मैं 1000 रुपये लाडली बहनों को दे रहा हूँ, और हमारे कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं 1500 रुपये दूँगा। तो ये सब चीज़ों से नहीं है, ये लालच देने से विशेष फ़ायदा होना नहीं है।
हम चाह रहे हैं कि धरातल में उतारिए, कोई चीज़ को, ऐसी चीज़ को उतारिए जिससे गांव के लोगों को हम रोजगार मुहैया करा सकें। हम ऐसी क्या व्यवस्था ला सकते हैं जिससे कि गांव के हर व्यक्ति को रोजगार मिले और उसका आर्थिक स्थिति सुधरे, उसका आर्थिक आय बढ़े, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा और लालन पालन कर सके। यहाँ स्थितियाँ कुछ उल्टी हैं, लेकिन मुफ्त से मुफ्त की ओर। नहीं, यहाँ तो सब कुछ मुफ्त देने का ही योजनाओं को लागू किया जाता है कि मैं बिजली मुक्त कर दूंगा, मैं आप लोगों को सिलेंडर मुक्त कर दूंगा। आपके हिसाब से क्या बनाना चाहिए लोगों को? नहीं, सीधा मेरे हिसाब से तो ये करना चाहिए कि हम लोगों को रोज़गार के अवसर बताएं कि भाई मैं ये चीज़ को ला रहा हूँ, मैं गांव में ये ऐसी व्यवस्थाएं ला रहा हूँ कि जिससे कि मैं आप लोगों को रोज़गार दे पाऊँगा। गांव में जो पंचायत स्तर में आता है, पंचायत स्तर की भी बहुत कहना चाहिए कि बहुत बेकार कंडीशन है। सचिव हैं और पंचायत सरपंच हैं, ये इनकी मिली भगत से बहुत सारे काम हो जाते हैं। गांव वालों को विकास का कोई एक दाना का उसका फ़ायदा नहीं हो पाता है। कहीं भी तालाब बनेगा, मिट्टी खुद गई, जेसीबी वाला खुदा चल गया। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है आपके लिए कि अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा कि अवसर मिला और सरकार नहीं रही, ये सरकार नहीं बन पाई कांग्रेस की, तब क्या आप ये बात कहेंगे उस समय भी कि सरकार नहीं है, या सरकार होती तो हम ये कर लेते, या फिर खुद से कुछ करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं सरकार पर बिल्कुल दोष नहीं आरोपित करूँगा, क्योंकि सरकार चाहे हो या ना हो, मैं इतना प्रयास करूँगा कि क्योंकि मेरे विधानसभा में, अनूपपुर विधानसभा में यहाँ 1,65,000 यहाँ की जनसंख्या है, वोटर्स हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए मैं स्वयं प्रयत्न करूँ। मैं किसी सरकार के भरोसे में, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हीं को हम क्यों धरातल पर उतारें? सरकार की जो योजनाएं हो तो सरकार धरातल में उतारती है, वो तो मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करता है वही सब होता है। यहाँ विधायक तो कुछ भी नहीं है, विधायक तो कोई एक अपने से कोई एक घोषणा नहीं कर सकते विधायक, न विधायक कोई अपना काम नहीं बता सकते किसी को कि मैं मेरे विधायक निधि से मैं आपको ये काम यहाँ पर दे रहा हूँ, या मैं विधायक निधि से ऐसा कर दूँगा, ये विधायक निधि से मैं इतने लोगों को रोज़गार दे दूँगा, या मैं किसी यहाँ के जो बाहर काम करने जाते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है पलायन करने वालों के लिए को रोकने का कोई प्रयास ही नहीं करता। वोटिंग के समय ज़रूर रोकते हैं कि हाँ वोट पड़ रहा है तो इन सब एक काम करो कि जो बाहर काम करने वाले हैं मैं आपको खर्चा देता हूँ, उन सबको बुला लो। लेकिन उनको पलायन को रोकने के लिए, जबकि यहाँ मोजर वेयर है, कालरी है, इतने सारे क्षेत्र हैं काम करने के लिए, पैसा ही पैसा है, बस अब उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है लोगों को। सब अपने भाई भतीजे लोगों को यहाँ काम देते हैं और वही विकास करते हैं और यहाँ से पैसा लेके चले जाते हैं। यहाँ को जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो जैसे पैसे रह जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत सुरेंद्र जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया में इस समय बहुत सारी सेल्फी सेशन की फ़ोटो आ रही होंगी। कोई कमलनाथ जी के साथ खिंचवाता है, मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, लेकिन यहाँ पर जो एक सिस्टम लोगों ने बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फी सेशन, कोई कमलनाथ जी के साथ खिंचवाता है, जो भाजपा वाले हैं भाजपा के किसी बड़े नेता के साथ खिंचवा रहे हैं, और वही फ़ोटो जो है तो सोशल मीडिया में। तो इससे क्या साबित होता है? क्या मतलब अब ये मान लिया जाए कि यहाँ पर क्या मतलब नेताओं का स्तर जा कहाँ रहा है? क्या इससे ये मान लें कि बस यही बस हैं? देखिए क्या है, फील्ड में काम करने के बजाय फ़ोटो खिंचवाने से किसी का कोई उद्धार नहीं होना है। फ़ोटो तो किसी के भी साथ खिंचवा के सेल्फी डालते रहो आप। जनता भली भांति समझती है कि कौन कितना गहरा पानी में है और कौन किस तरह से काम कर रहा है, किसके कैसे विचार हैं। फ़ोटो आप चाहे भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ खिंचवा के और यहाँ डालें सोशल मीडिया में, या कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के लोग खिंचवा के डालें, उससे कुछ आता जाता नहीं है। लोग भली भांति समझते हैं ये फ़ोटो सेशन है। फ़ोटो सेशन का क्या है, प्रचलन चल चुका है इस समय फेसबुक में और इंस्टाग्राम में। तो लोग इसको ये इतना बेहतर समझते हैं कि हमारे उस नेता के साथ इतना गहरे संबंध है, हम फ़ोटो खिंचवाए, वो मेरा कंधे में हाथ रख दिया, मेरा उसने सिर में हाथ रख दिया, ये सब चीज़ों से नहीं है। हम तो इस बार सीधे भली भांति बड़े नेताओं से भी अपना आवेदन पत्र अपने टिकट के लिए मैंने दिया है, और फिर मैं सबसे भी गुजारिश करता हूं कि आप जनता से टिकट मांगिए, क्योंकि मैं जनता से ही टिकट मांग रहा हूं, और जनता मुझे अगर स्वीकार करती है तो बड़े नेताओं को स्वीकार करना पड़ेगा। फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं होगा। मैं भी फ़ोटो जाके कमलनाथ जी के साथ उनके हाथ को अपने सर में रख लूँ ज़बरदस्त, और अपने दोस्तों से बोल दूँ कि चलो फ़ोटो खींच लो, और कल मैं यहाँ वायरल कर दूँ कि मेरा कमलनाथ जी मेरे को आशीर्वाद दे दिए और मेरे को टिकट तो मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें झूठ है, ये सब चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं है।
जनता है, महत्वपूर्ण चीज़ जनता है। हमारी जनता ही तय करेगी किसको टिकट देना है, कौन उस लायक है, कौन फील्ड में काम करेगा, कौन जनता जनसेवक है, किसको काम करना चाहिए। यही हाल बीजेपी में है। बीजेपी में बहुत सारे हैं जो बहुत सारे फ़ोटो खिंचवाते हैं, कभी उसके साथ शिवराज सिंह के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, कभी नरोत्तम मिश्र जी के साथ करवाते हैं, कभी बी डी शर्मा के साथ करवा लेते हैं। तो वो ये सब चीज़ें फोटो सेशन का चलता रहता है। वो एक रोल है, रोल काल का सीजन चल रहा है। जैसे चुनाव आता है सब चलता है और ये ठीक भी है, लोगों को पसंद आता है। तो ये कहीं ना कहीं पर आपकी नाराज़गी सही है। और चलिए इसके साथ जो है तो अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी ऐसे ही तर्क वितर्क को लेकर के। और विधानसभा की ये चुनाव यात्रा जो है तो हमारी लगातार यूँ ही चलती रहेगी। अब देखना है कि और भी आगे किस तरह के लोगों से हमारी मुलाकात होती है, क्या प्रत्याशियों का मानना है और क्या यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई हैं उन स्थितियों को लेकर के जो है, क्योंकि क्षेत्र हो चाहे विधानसभा हो या फिर पूरे प्रदेश की हम बात करें, कहीं ना कहीं पर स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। आज अगर हम देखने जाते हैं कि चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, कहीं ना कहीं पर सब डमाडोल होता है। भवन बन रहे हैं, सड़कें बन रही, लेकिन आज उन सड़कों की स्थितियां कोई देखने वाला नहीं होता कि सड़कें बनी किस तरह की हैं। तो चलिए अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।